खटीमा में उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को लेकर की बड़ी कार्रवाई। एसडीएम ने दुकान में की संयुक्त प्रशासन की टीम के साथ छापेमारी कर भारी मात्रा में सिंगल यूज प्लास्टिक किया बरामद। प्रशासन की तरफ से काटा गया चालान। देवभूमि में नशे पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने चलाया चेकिंग अभियान। अभियान के तहत प्रशासन ने अफीम की खेती करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। घर में अवैध रूप से उगाई थी अफीम। मामले में पूछताछ जारी। उत्तराखंड में उत्तरायणी मेले में भारी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। मेले को आकर्षक बनाने के लिए कुश्ती दंगल का किया आयोजन। जिलाधिकारी अनुराधा पाल हुई शामिल। यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र में पुलिस प्रशासन को मिली बड़ी कामयाबी। हत्या करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी ने की थी एक युवक की हत्या। मामले में आरोपी से पूछताछ जारी। रामनगर में झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से एक बच्चे की गई जान। परिजनों ने अस्पताल में जमकर किया हंगामा। स्थानीय लोगों ने चिकित्सक पर भी कार्रवाई की मांग की। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार उत्तराखंड में सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसी के मद्देनजर देखते हुए खटीमा में उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट ने नगर पालिका के सामने एक दुकान पर सिंगल यूज प्लास्टिक होने की सूचना प्राप्त होने के पश्चात उप जिलाधिकारी, तहसीलदार और अधिशासी अधिकारी नगर पालिका की टीम की तरफ से संयुक्त छापेमारी कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा पर सिंगल यूज प्लास्टिक और सिंगल यूज प्लास्टिक से बनाए हुए ग्लास और अन्य सामान पाए गए हैं। उस पर कार्रवाई करते हुए उप जिलाधिकारी ने चालान काटा। इसी दौरान स्थानीय व्यक्ति और उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट के बीच नोकझोंक होने लगी, जिसके बाद उप जिलाधिकारी ने कार्रवाई करते हुए दुकानदार से चालान काटा। साथ ही उप जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा है कि अगर कोई दुकानदार सिंगल यूज प्लास्टिक बेचते हुए पाया गया तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। दुकान है यहाँ पर नगर पालिका के ठीक अपोजिट में और मनीष इनके प्रोपराइटर हैं। इनके द्वारा यहाँ पर जांच की गई तो काफ़ी मात्रा में पॉलीथीन और सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स हमें मिले हैं, जिसको हमने जब्त कर लिया है और नियमानुसार इनके ऊपर हम 1 लाख रुपये का जुर्माना आरोपित कर रहे हैं। लगातार कार्रवाई जारी रहेगी क्योंकि अब ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक टोटली बैन है उत्तराखंड में, तो उसका हम अनुपालन करवा रहे हैं। और उधमसिंह नगर जिले के किच्छा पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि किच्छा पुलिस ने एक आरोपी को अपने घर में अफीम की खेती करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के घर से अवैध रूप से की गई अफीम की पैदावार को नष्ट कर कब्जे में ले लिया है। बता दें कि किच्छा कोतवाली के अंतर्गत कलकत्ता फार्म चौकी क्षेत्र में आरोपी कुलदीप सिंह की तरफ से घर के आंगन में अफीम की खेती की जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर किच्छा पुलिस की टीम ने छापेमारी कर आरोपी कुलदीप सिंह को दबोच लिया है। किच्छा पुलिस ने हरे पौधों को उखाड़कर अपने कब्जे में लिया है। पुलिस टीम ने मौके से करीब 9 किलो अफीम के हरे पौधे बरामद किए हैं। एसपी सिटी मनोज कुमार ने मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि पुलिस क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि आरोपी द्वारा अवैध रूप से अफीम की खेती कर करीब 3 से 4 किलो अफीम पैदा करने की योजना बनाई गई थी। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। वहीं मामले में आरोपी से पूछताछ जारी है। बता दें कि देवभूमि उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री बनाने के लिए सीएम धामी सख्त निर्देश दे चुके हैं कि देवभूमि को 2025 तक नशा मुक्त उत्तराखंड बनाया जाएगा, जिसके तहत सीएम धामी पुलिस प्रशासन को चेकिंग अभियान चलाकर आरोपियों को पकड़ने के लिए निर्देशित कर चुके हैं, जिसके तहत पुलिस प्रशासन की तरफ से भी नशा तस्करों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशों पर लगातार 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त उत्तराखंड बनाने के उद्देश्य से हम लोग काम कर रहे हैं। इसी क्रम में एक बड़ी सफलता किच्छा पुलिस को मिली है, जिसमें सीओ किच्छा और इंस्पेक्टर किच्छा के नेतृत्व में अफीम की खेती की एक खेप हम लोगों ने बरामद की है, जिसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और इसमें लगभग 9.25 किलो पौधे हम लोगों ने हरे पौधे बरामद किए हैं। इन पौधों से यदि अफीम बनाई जाती तो उसमें कम से कम 3 किलो अफीम इससे बन सकती थी और ये अफीम के अलावा बाकी भी इस पौधे के बाय
प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी नशे के तौर पे इस्तेमाल होते हैं और इस प्रकार से बड़ा खुलासा किया गया है और इसमें और भी क्षेत्र में जानकारी की जा रही है इनके संबंध में और साथ में अपराधी के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हम लोग खंगाल रहे हैं, इनका एनालिसिस किया जा रहा है, प्रॉपर्टी की डिटेल्स भी हम लोग जुटा रहे हैं कि ये लोग कब से इस व्यवसाय में थे और कितना पैसा और कितनी संपत्ति अर्जित कर चुके हैं। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन में हर बिंदु पे इसमें कार्रवाई की जाएगी और आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम ये अपील भी करना चाहते हैं कि नशे के संबंध में यदि कोई भी सूचना आप देना चाहते हैं तो उत्तराखंड पुलिस ऐप है हमारा मोबाइल पर जो अवेलेबल है एंड्रॉयड और iOS दोनों पर, इसमें एक टैब है, उसके ऊपर आप अपनी सारी सूचनाएं नशे से संबंधित दे सकते हैं और आपका नाम पता। उत्तराखंड में उत्तरायणी मेले की शुरुआत हो चुकी है। वहीं उत्तरायणी मेले में भारी संख्या में लोग दूर दूर से घूमने के लिए आ रहे हैं। इसी बीच उत्तरायणी मेला 2023 को आकर्षक बनाने के लिए नगर पालिका बागेश्वर और जिला प्रशासन बागेश्वर की तरफ से सरयू बगड़ में कुश्ती के दंगल का आयोजन पहली बार किया गया है। सरयू बगड़ बागेश्वर में 2 दिन तक चलने वाले कुश्ती दंगल में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब राज्य के साथ साथ नेपाल के कुल 20 पहलवान पहुंचे हैं और भाग लिया गया। बता दें कि 2023 के उपलक्ष्य पर उत्तरायणी मेले को भव्य बनाने के लिए कुछ कुश्ती का आयोजन किया गया। वहीं इस कुश्ती को देखने के लिए जिलाधिकारी अनुराधा पाल भी शामिल हुई। उनका कहना है कि नगर पालिका की तरफ से पहली बार कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया है, जिसमें उत्तर भारत राज्यों के सभी पहलवान बुलाए गए हैं। कुश्ती दंगल का स्टैंड है वो राष्ट्रीय स्तर का है। भविष्य में भी इसी प्रकार के आयोजन जिला प्रशासन बागेश्वर जरूर करवाएगा, जिससे मेला और भी ज्यादा आकर्षक बने। में दंगल का आयोजन किया गया है। नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल जी का ये आइडिया था और इनको जो प्रायोजित किया दिलीप खेतवाल जी ने, जो हमारे बागनाथ प्रेस के वो हैं। और अभी ये जो दंगल हो रहा है जिसमें बहुत सारे पहलवान आए हैं, सहारनपुर, हरियाणा, पंजाब, नेपाल के भी पहलवान देखने को मिले, हिमाचल के पहलवान हैं हमारे यहाँ, राजस्थान से पहलवान आए, ग्वालियर मध्य प्रदेश से पहलवान आए। मतलब आप देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया के ऑलमोस्ट सारे स्टेट से यहाँ पहलवान आए हैं और जो स्टैंडर्ड है दंगल का वो अब नेशनल लेवल है। हमारे जो काशीपुर का एक पहलवान है 55 वर्ग में, जिन्होंने नेशनल में मेडल्स भी लिया है, वो उसकी कुश्ती देख के लग रहा था कि बहुत अच्छा लेवल है और निसंदेह इस दंगल प्रतियोगिता से आगे आने वाले टाइम के लिए रास्ता खुल गया है कि बागेश्वर में भी दंगल के प्रति लोगों का उत्साह होगा और उत्तराखंड में भी आगे इस विधा में लोग आएंगे। और उत्तराखंड में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि कुछ दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में नदी किनारे मृत मिले युवक की मौत का राज लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ने खोल दिया है। पुलिस ने युवक की हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसने पुलिस की पूछताछ में पत्थर से युवक का सिर फोड़कर हत्या करने का जुर्म कबूल किया है। जनपद पौड़ी की एसएसपी श्वेता चौबे के मुताबिक 13 जनवरी को यमकेश्वर स्थित ग्राम सिगदड़ी में नदी किनारे युवक संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिला था। 16 जनवरी को मृतक के भाई चमनलाल ने राजस्व पुलिस को घटना की जानकारी देकर हत्या की आशंका जताते हुए विक्रम सिंह पर शक जाहिर किया था। गंभीर मामला होने की वजह से राजस्व पुलिस ने 19 जनवरी को यह मामला रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित कर दिया। एसएसपी श्वेता चौबे ने तत्काल मामले के खुलासे को लेकर लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी विनोद गोसाई को निर्देशित किया है, जिसके बाद पुलिस ने विक्रम सिंह को हरियाणा के जगाधरी से गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। वहीं मामले में आरोपी से पूछताछ भी चल रही है। 16 तारीख को यमकेश्वर राजस्व चौकी में वादी चमनलाल द्वारा अपने भाई की हत्या का अभियोग पंजीकृत करवाया गया था और चूंकि मामला संवेदनशील व गंभीर प्रकृति का था, इस वजह से इसे राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित किया गया। थाना लक्ष्मण झूला में मेरे द्वारा इसमें एक टीम गठित की गई और टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुए 24 घंटे के अंदर ही सुराग रसी, पता रसी और सर्वेलांस के माध्यम से जो इसका मुख्य अभियुक्त था जिसने मृतक की हत्या की थी, उसको कल देर रात्रि जगाधरी हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है। और रामनगर में एक झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही के बाद एक नाबालिग किशोरी की दर्दनाक मौत हो गई है, जिसके बाद मृतका के परिजनों में जहां एक और कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं परिजनों ने झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। रामनगर व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार झोलाछाप डॉक्टर गरीब मासूम की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इन झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कई बार अभियान भी चलाया गया, लेकिन उसके बाद भी लगातार ये झोलाछाप डॉक्टर गरीबों की जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं।
पूर्व में भी सप्ताह भर पहले स्वास्थ्य विभाग ने झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ अभियान चलाया था, लेकिन मात्र अभियान एक दिन का ही चलाने के बाद स्वास्थ्य विभाग खामोश बैठ गया। झोलाछाप डॉक्टरों की तरफ से लगातार गरीबों व मासूमों की जिंदगी के साथ हो रहे खिलवाड़ के चलते अब स्वास्थ्य विभाग पर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं पुलिस भी रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंच गई है। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है, वहीं मामले की जांच जारी है। हम उस बंगाली डॉक्टर के पास ले गए हैं, उसने मेरी भतीजी को इंजेक्शन लगाया, उसने उसको गलत इंजेक्शन दे दिया सर, उसने उसको गलत इंजेक्शन, उसका उसका पूरा पैर सूज गया, उसका पैर बिल्कुल नीला पड़ गया। उसके पास हम दोबारा ले गए तो वो बोल रहे इसके अंदर से फुंसी हो रही है, कोई फुंसी नहीं हुई इसके अंदर, वो तो उसने गलत इंजेक्शन दे दिया सर। क्या हुआ भतीजी को पीलिया हुआ था। अब क्या हुआ उसका बेचारा पैर सूज गया, ऊपर से नीचे को पैर सूज गया, उसका नीला पड़ गया बिल्कुल। हम उसके बाद उसको काशीपुर ले गए तो डॉक्टर ने बोला आप ऐसे झोलाछाप डॉक्टर के पास क्यों ले गए। मैंने कहा हमें क्या मालूम था, हम तो उस पर विश्वास कर रहे थे। उसका उस दिन से हम वहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा था, उसकी दवाइयाँ चल रही थी। बोले इसको पीलिया की शिकायत है, उसने इंजेक्शन दिया था। हम वहाँ ले गए, उन्होंने ECG करा, बोला अभी तो चले गए। रास्ते में मैंने उसको पानी पिलाया सर, उसने 2 बूंद पानी पी, उसके बाद उसके मुँह से पानी बाहर निकल गया। तो भतीजी की आपकी डेथ हो गई है? जी सर, मेरी भतीजी है सर, 16 साल की है वो। अभी क्या उम्र है सर उसकी? जी सर उसकी क्या उम्र है अभी? डॉक्टर बंगाली कहाँ पे है? सर मैं बंगाली की क्लिनिक में भी गई, वीरू बाजार में, उसके बाद मैं बंगाली क्लिनिक में गई। आप क्या चाहती हो आप? मैं उसको सजा देना चाहती हूँ, उस बंगाली को। मैं वहाँ गई, मैंने वहाँ सारी मीडिया को, सारी पब्लिक को बुलाया, मैंने वहाँ पे सब लोगों को मैंने इकट्ठा करा, मैंने सबको बोला आज के बाद कोई इस बंगाली क्लिनिक में। और हर साल पतंग के सीजन के दौरान चाइनीज मांझे का जिक्र होता है। ये मांझा इतना खतरनाक होता है कि इससे हर साल कई लोगों की मृत्यु हो जाती है और काफी लोग घायल हो जाते हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोग पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय, जहां लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया। साथ ही लोगों ने अवगत कराया कि चाइनीज मांझे से हरिद्वार में कई लोग घायल हो चुके हैं और बसंत पंचमी का त्योहार नजदीक है, जिस पर हरिद्वार में भारी तादाद में पतंगे उड़ेंगे, जिसमें चाइनीज मांझे का इस्तेमाल किया जाएगा। सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देते हुए चाइनीज मांझे को बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। वहीं हरिद्वार के सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह ने बताया है कि हमारे तरफ से शहरी क्षेत्र में 4 थाने आते हैं। सभी थाना अध्यक्षकों को हमारे द्वारा निर्देशित किया गया है कि छापेमारी की कार्रवाई करें और जो भी इसमें दोषी मिलता है उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करें। और 334 में इन पर धारा लगती है। मेरे द्वारा जो शहर क्षेत्र है, नगर निगम क्षेत्र है, उसमें हमारे 4 थाने आते हैं और चारों थानाध्यक्षों को मैंने निर्देशित किया है कि इसमें छापेमारी कार्रवाई करें और जो भी इसमें लिप्त पाया जाता है, जिसके यहाँ भी मिलता है, उसके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें। मेरे द्वारा स्वयं भी एक दिन ज्वालापुर में झंडा चौक के पास 3 जो होलसेलर थे इनके पतंग की दुकानों के और जो माझा बेचते हैं, उनके यहाँ छापेमारी कार्रवाई की गई थी, किंतु उस दिन कोई माल उनके यहाँ से इस प्रकार चाइनीज माझा का बरामद नहीं हुआ। और मेरा भी स्वयं प्रयास है और अभी मैंने थानाध्यक्ष को फोन भी किया है कि आप इस पर निरंतर कार्रवाई करें और मैं भी इसमें स्वयं भी इसमें करूंगा कार्रवाई। आज मुझे ज्ञापन सौंपा गया है और उसी क्रम में आप लोगों के समक्ष मैंने थानाध्यक्ष कनखल को निर्देश दिए हैं और जैसे भी जानकारी मिलेगी कि किसके यहाँ मुझे जानकारी मिली कि लोग अपने यहाँ न रख करके किसी दूसरे के घरों में छिपा दे रहे हैं, तो उसमें भी छापेमारी कार्रवाई की जाएगी और उसमें जो भी नियम कानून उसके सुसंगत धाराओं में इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड सरकार और प्रशासन की तरफ से मसूरी माल रोड को सुव्यवस्थित और खूबसूरत बनाए जाने को लेकर 2 किलोमीटर की माल रोड को पूरी तरीके से स्क्रैप कर 8 इंच खोदकर दोबारा बनाई जानी चाहिए, जिसका काम पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले पूरा किया जाना है। लेकिन मसूरी में 144 करोड़ की मसूरी यमुना पेयजल योजना के तहत नगर निगम विभाग की तरफ से डाली जा रही है। पेयजल लाइनों को बिछाने का काम पूरा नहीं हुआ है और माल रोड में डली पेयजल लाइनों की टेस्टिंग नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि मार्च के अंत तक यमुना नदी से पानी मसूरी में बने पेयजल को टैंकों में आना है, जिसके बाद मसूरी माल रोड के साथ अन्य जगह बिछी पेयजल लाइनों की टेस्टिंग की जाएगी। ऐसे में माल रोड में डाली गई पेयजल लाइन लीक होती है तो माल रोड को दोबारा खोदना पड़ेगा। ऐसे में स्थानीय लोगों ने सरकार और जिला प्रशासन से मांग की है कि माल रोड की सड़क निर्माण पेयजल लाइन की टेस्टिंग के बाद करवाया जाए, जिससे जनता के पैसों का दुरुपयोग न हो। वहीं मसूरी माल रोड के दोबारा निर्माण को लेकर लोक निर्माण विभाग, गढ़वाल जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों ने काम करना शुरू कर दिया है।
और आखिरकार 9 सालों के बाद चारधाम की रक्षक मां धारी देवी की मूर्ति जल्द ही अपने मूल स्थान पर शिफ्ट हो जाएगी। मंदिर शिफ्टिंग को लेकर मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए धारी देवी मंदिर का नए सिरे से रंगरोगन किया जा रहा है, साथ ही टूटी फूटी जगहों को ठीक किया जा रहा है। लंबे इंतजार के बाद धारी देवी की मूर्ति नवनिर्मित मंदिर में विराजमान होगी। मंदिर के पुजारी ने शिफ्टिंग के लिए 28 जनवरी का दिन तय किया है। पुजारी न्यास ने क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को भी कार्यक्रम में शामिल करने का न्योता दिया है। मंदिर के पुजारी ने बताया है कि सिद्धपीठ धारी देवी का ये मंदिर श्रीनगर से करीब 13 किलोमीटर दूर अलकनंदा नदी के किनारे स्थित था। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना के निर्माण के बाद ये डुबाऊ क्षेत्र में आ रहा था। इसके लिए इसी स्थान पर परियोजना संचालन कर रही कंपनी की ओर से पिलर खड़े कर मंदिर का निर्माण कराया जा रहा था, लेकिन जून 2013 में केदारनाथ जल प्रलय के कारण अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से प्रतिमाओं को अपलिफ्ट कर दिया गया था और पिछले 9 साल से प्रतिमा इसी अस्थायी स्थान पर विराज और 21 ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ पाठ किया जाएगा, पूजन किया जाएगा। 24 तारीख से हमारा सतचंडी का पाठ शुरू होगा। हालांकि 22 तारीख से ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन 24 तारीख से जो है बसंत पंचमी जो आती है, बसंत पंचमी दिन से हम लोग जो है सतचंडी का आयोजन करेंगे और ठीक अष्टमी को शनिवार को 28 तारीख को देवी को सुबह शुभ मुहूर्त में जो है स्थिर लगन में माँ को यहाँ विराजमान किया जाएगा। सब खराब हो गया था, ये टाइलें सब काली हो गई थी। इसमें जो हमारे पुजारी न्यास को जो भक्त लोग दान करते हैं, उन्हीं के दान से 10-15 लाख रुपए हमने यहाँ लगाए हैं और बड़े भव्य तरीके से हम जो है इसका आयोजन करेंगे और 28 तारीख को जो माँ को वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। और उसके बाद जो है 9:30 बजे करीब हमने अपील कर रखी भक्तों से, समाचार के माध्यम से भी कि 28 तारीख को भक्तों के लिए जब देवी की आरती होगी उसके बाद ही दर्शन उनको करने का लाभ मिलेगा, दर्शन पूजन कर सकते हैं। उत्तराखंड के रामनगर में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि रामनगर थाने पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए एक 10,000 रुपए के वांछित आरोपी को 300 नशे के इंजेक्शन और एक अवैध देसी बंदूक के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि शनिवार को घटना का खुलासा करते हुए सीओ बलजीत सिंह भाकुरी ने बताया है कि कोतवाल अरुण कुमार सैनी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने रामनगर निवासी को मुखबिर की सूचना पर हिरासत में लेने के बाद तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 300 नशे के इंजेक्शन और एक अवैध देसी बंदूक बरामद की है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी थाने का हिस्ट्री शीटर और उसके खिलाफ पूर्व में भी 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि आरोपी 2 मुकदमों में वांछित चल रहा था, जिस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। सीओ ने बताया कि आरोपी लंबे समय से नशे का कारोबार कर रहा है, पुलिस को उसकी तलाश थी। साथ ही उन्होंने कहा है कि नशे के खिलाफ पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा। फिलहाल मामले में आरोपी से पूछताछ जारी है। देखिए, सानू खान हमारे थाने का एचएस है, जिसके पूर्व में काफ़ी अपराधी विकास है और ये बेसिकली उसमें गांजा और इंजेक्शन बेचने की इसकी शिकायतें आती रहती है और 2 मुकदमों में पहले हम कह सकते हैं वांछित चल रहा था। इस वांछित होने के कारण उसे 10,000 का इनामी घोषित किया गया था। कल इसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने पर 300 इंजेक्शन तथा और एक बंदूक बरामद हुई है, जिसे गिरफ्तार कर जेल में जा रहा है और इसका अन्य कौन साथी है उसके संबंधित पूछताछ की जा रही है। और उत्तराखंड में लगने वाला उत्तरायणी मेले की शुरुआत हो चुकी है। बता दें कि उत्तरायणी मेले में भारी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। वहीं इस उत्तरायणी मेले को और आकर्षक बनाए जाने को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कलाकारों की तरफ से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की बेहतरीन प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया है, जिससे मेले में लोगों की आए दिन भारी भीड़ बढ़ती जा रही है। लोग दूर दूर से मेला घूमने आ रहे हैं। और इसी बीच आपको एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं, उत्तराखंड से मिल रही है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर 3.8 मैग्नीट्यूड इसकी तीव्रता मापी गई है। भूकंप से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये अपडेट आपको दे रहे हैं। भूकंप का केंद्र रहा है पिथौरागढ़। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से। पिथौरागढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 3.8 मैग्नीट्यूड इसकी तीव्रता मापी गई। भूकंप से किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। पिथौरागढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। पिथौरागढ़ भूकंप का केंद्र रहा।
और जोशीमठ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जोशीमठ में होटलों को गिराने की कार्रवाई लगातार जारी है। जोशीमठ में होटलों को ढहाने की जो कार्रवाई थी वो लगातार चल रही है। ध्वस्तीकरण के विरोध पर प्रभावित लोग जो है वो अड़े हुए हैं। प्रभावितों के विरोध से काम को रोका गया और लगातार बढ़ रही है दरार वाले भवनों की संख्या। तो जो भवन थे, जो होटल थे, जो घर थे, उनमें जो दरार आ रही थी उसकी संख्या लगातार बढ़ रही है। जो स्थानीय लोग हैं, प्रभावित लोग हैं, वो अड़े हुए हैं कि इन घरों को, होटलों को न गिराया जाए, लेकिन स्थिति सही नहीं है। दरारें लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते प्रशासन जो है वो होटलों को, भवनों को गिरा रहा है। इसकी कार्रवाई चल रही है, लेकिन प्रभावित लोग अड़े हुए हैं कि इन्हें न गिराया जाए, जिसके चलते काम को रोक दिया गया है। ध्वस्तीकरण के विरोध पर प्रभावित लोग अड़े हुए हैं और प्रभावितों के विरोध से काम को भी रोका गया है। और बद्रीनाथ यात्रा से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। बद्रीनाथ यात्रा पर एक बार फिर से संकट आ गया है। बद्रीनाथ यात्रा को लेकर भूदसाव की चपेट में आ गया है हाईवे, जिसके चलते हाईवे को बंद कर दिया गया। धाम की तरफ जाने वाला रास्ता जो कि धंस गया है, कई हिस्सों में 1 से 2 मीटर दरारें आ गई है। बद्रीनाथ यात्रा पर एक बार फिर से संकट आ गया। हाईवे का बड़ा हिस्सा जमींदोज हो सकता है, यह भी कहा गया है। दरार वाले भवनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते धाम जाने वाला जो रास्ता है वो बंद हो गया है, क्योंकि वो लगातार धंसता जा रहा है। 1 से 2 मीटर तक दरारें भी आ गई है रास्ते में, जिसके चलते वो रास्ता है, जो हाईवे है, वो बंद हो गया। और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में जोशीमठ में चल रहे राहत कार्यों के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसी दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भूदसाव से प्रभावित क्षेत्र के जिन परिवारों को अन्यत्र शिफ्ट किया गया है, कहा कि जिन स्थानों पर प्रभावितों को विस्थापित किया जाएगा, उनको सरकार की तरफ से हर संभव सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए इस खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में जोशीमठ में चल रहे राहत कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूदसाव से प्रभावित क्षेत्र के जिन परिवारों को अन्यत्र शिफ्ट किया गया है, उन परिवारों को शीतलहर के दृष्टिगत उन सभी परिवारों को हीटर और अलाव की पूरी व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने सचिव आपदा प्रबंधन को निर्देश दिए कि जोशीमठ के प्रभावित क्षेत्र के लोगों को पुनर्वास और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी, इसकी गहनता से आकलन किया जाए। जिला अधिकारी चमोली से लगातार समन्वय रखकर और स्थानीय लोगों के सुझावों के आधार पर सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर आकलन किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जोशीमठ के प्रभावित क्षेत्र से जो लोग विस्थापित होंगे, उनको स्वरोजगार से जोड़ने के लिए भी विस्तृत योजना बनाई जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि जो लोग विस्थापित होंगे, उनकी आजीविका प्रभावित न हो। इसलिए अभी से योजना बनाकर आगे कार्य करें। जिन स्थानों पर प्रभावितों को विस्थापित किया जाएगा, उनको सरकार की तरफ से हर संभव सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि बोर्ड परीक्षाएं भी निकट हैं। प्रभावित क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाई और परीक्षा देने में किसी भी प्रकार से परेशानी न हो, इसके लिए भी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। इस तरह से कहा जा सकता है कि आपदा प्रभावित परिवारों को धामी सरकार की तरफ से हर संभव मदद की जा रही है। समय समय पर सीएम धामी जोशीमठ भूदसाव पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर हर एक छोटे से छोटे पहलू पर ध्यान दे रहे हैं, ताकि आपदा प्रभावितों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही सीएम धामी ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से भी मदद की जा रही है। आपदा की घड़ी में हम सब साथ हैं। आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद की जा रही है और साथ ही आगे भी मदद की जाएगी। चूंकि जो प्रभावित क्षेत्र है और जो ज्यादा प्रभावित लोग हैं, उन सभी को उस क्षेत्र से शिफ्ट कर रहे हैं और शिफ्ट किया गया है। लगभग 90 के आसपास परिवार होंगे जिनको शिफ्ट किया जा चुका है अभी तक, और जहाँ जहाँ भी लग रहा है कि उनको शिफ्ट करने की आवश्यकता, उनको शिफ्ट किया जा रहा है। और फौरी तौर पर अंतरिम राहत के रूप में 1.5 लाख रुपए की धनराशि देना वहाँ पर प्रारंभ कर दिया है। कल से ही प्रारंभ हो गई है और अभी किसी के मकानों को तोड़ा नहीं जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर उनको खाली करवाया जा रहा है। वहाँ पर सर्वे करने वाली टीम काम कर रही है। बाकी जनजीवन वहाँ का सामान्य है, 60% से ज़्यादा चीज़ें सामान्य रूप से चल रही हैं।
और हम जो पुनर्वास की कार्रवाई है उसको पूरी प्लानिंग के साथ कर रहे हैं। आपदा आई है, चूँकि प्राकृतिक आपदा है, लेकिन उसके बाद की जो सारी कार्रवाई है उसके लिए हम सारे फैसले ले रहे हैं, सारे आगे के प्लान कर रहे हैं। इस बैठक में अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतोड़ी, सचिव श्री आर मीनाक्षी सुंदरम, श्री शैलेश बगोली, डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा एवं श्री SN पांडे मौजूद रहे। सुदर्शन न्यूज से प्रीति झा की रिपोर्ट। उत्तराखंड के रामनगर में उस समय हड़कंप मच गया जब रामनगर में देर रात नेशनल हाईवे पर बाइक और डंपर की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। ये टक्कर इतनी जबरदस्त हुई कि बाइक सवार एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि ग्राम गौजानी निवासी अपने दोस्त के साथ बाइक से काशीपुर से रामनगर की ओर आ रहे थे। इसी बीच पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार से आ रही एक डंपर चालक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दे दी है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। साथ ही मृतक को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। रामनगर काशीपुर रोड पे अज्ञात वाहन से टकराने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हमारे द्वारा शव को कब्जे में लेकर मोर्चे रखाया गया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या संज्ञान में आया कौन सा वाहन था? अभी तक जानकारी नहीं हो पाई। अज्ञात वाहन से टक्कर होना प्रकाश में आया है। CCTV फुटेज व अन्य जानकारी की जा रही है। और अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।